और डॉक्टर साहब, नए ट्रॉमा सेंटर में जॉब कैसी चल रही है? फ़ोन की दूसरी तरफ से दोस्त अंकुश ने जब डॉक्टर आदित्य से पूछा तो डॉक्टर आदित्य की आवाज़ में एक अलग ही बेचैनी थी। पता नहीं यार, ट्रॉमा सेंटर तो है लेकिन यहाँ पर जो डेथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ट्रॉमा सेंटर है तो एक्सीडेंटल केस तो आएंगे, डेथ रेट तो ज़्यादा होगा ही, फिर उनसे क्या डरना। हाँ वो बात नहीं है, लेकिन अमूमन इतनी डेथ काउंट होते नहीं हैं यहाँ पर जितने यहाँ पर हैं। समझ रहा है बात को? चल कोई बात नहीं, अगर काम समझ ना आए तो कुछ वक्त करके छोड़ देना। अंकुश की आवाज़ में सहानुभूति थी। फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदित्य सोच में पड़ गया था। वो अपने दोस्त अंकुश को कैसे बताए कि डेथ रेट से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अफवाहें फैली हुई हैं वो उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कल ही जब वो सर्जरी के बाद मरीज़ को मृत घोषित करता हुआ बाहर निकलने लगा तो उसने देखा उसका ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दिवाकर। असिस्टेंट उस लाश के गले में एक लाल माला पहना रहा था। जब उसने पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा, साहब यहाँ पर लाशें भूत बनकर फिरती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बौखला गया था आदित्य। हाँ सर, ये सही बात है। जब तक इन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता ये लाशें भूत बनी यहीं पर घूमती फिरती रहती हैं। जिंदा लोगों और लाशों में अंतर करने के लिए हमें लाश को लाल माला पहनाना पड़ता है। डिस्गस्टिंग, कैसी बकवास बात है। कहता हुआ हड़बड़ाता हुआ आदित्य ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था, लेकिन दिवाकर की बात उसे देर तक परेशान करती रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से नींद आई और अगले दिन जब अस्पताल पहुंचा और तीसरे फ्लोर पर बने हुए ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचने के लिए जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ा तो पीछे से एक आदमी तेजी से हाथ बढ़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके गले में लाल माला देखते ही आदित्य घबरा गया था और उसने लिफ्ट में आते ही तेजी से लिफ्ट को अंदर से बंद कर लिया था। अब आदित्य बुरी तरह से हाँफ रहा था, जिसे देखकर लिफ्ट में पहले से ही खड़ा एक व्यक्ति जो शॉल ओढ़े हुए था उसको इतना परेशान देखकर उसने कहा, सर क्या हुआ? तब आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। उसे दिवाकर का पूरा किस्सा बताया कि वो आदमी कैसे लाल माला पहने हुए था। ये सुनते ही उस आदमी ने अपना शॉल हटाकर कहा, सर ऐसी लाल माला की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? अब उस लाल माला पहने व्यक्ति की आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और इधर आदित्य की आंखें फैल गई थी। थर्ड फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर अब आदित्य भी लाल माला पहने हुए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजेश एक युवा लेखक था जो अपने नए उपन्यास के लिए एकांत की तलाश में था। उसने शहर से दूर एक पुराना और सुनसान घर किराए पर लिया। वो घर बहुत ही पुराना था और कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन राजेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस शांति चाहिए थी। पहली रात जब राजेश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था तो उसे दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और सो गया, लेकिन रात के बीच में वो फिर से जागा। इस बार आवाज़ और भी साफ थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, राजेश, राजेश।
आवाज धीमी और भयानक थी। राजेश ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, यहाँ अजीब आवाज़ें आना सामान्य बात है। लेकिन अगली रात वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार और भी नज़दीक से। राजेश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज़ अब उसके कानों के पास से आ रही थी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर भी उसे लगने लगा कि वो घर कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह राजेश ने घर के पुराने हिस्सों की जांच करने का सोचा। उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। बेसमेंट में धूल और मकड़ियों का जाल था। एक कोने में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर दिखा जो धूल से ढका हुआ था। उत्सुकता में आकर उसने उसे साफ किया और चलाने की कोशिश की। रिकॉर्डर ने थोड़ा शोर किया और फिर अचानक बंद हो गया। लेकिन अचानक से उस रिकॉर्डर से वही आवाज़ आने लगी जो रात को सुनाई दे रहे थे। राजेश, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई रास्ता नहीं। राजेश घबरा कर पीछे हट गया। तभी उसकी नज़र रिकॉर्डर के नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में पिछले किराएदार की कहानी लिखी हुई थी। जो भी उस घर में रहने आया वो उन आवाज़ों से परेशान हो गया था और आखिरकार वो गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है वो अब सुरक्षित नहीं है। ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती हैं जो इसे सुनता है। ये आवाज़ें उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। राजेश ने डायरी फेंक दी और बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार उसकी अपनी ही आवाज़ में। राजेश, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। राजेश ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज़ और तेज हो गई। अब उसे अपने अंदर से कई आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब मकान मालिक आया तो उसने राजेश को बेसमेंट में बेहोश पाया। राजेश की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की कोई झलक नहीं थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, मैं आवाज़ हूँ, अब मैं ही आवाज़ हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद से राजेश की वही आवाज़ उस घर में गूंजती रहती है। जो भी नया किराएदार आता है वो वही आवाज़ें सुनता है और फिर एक दिन वो भी उन आवाज़ों का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। अमेरिका, लॉस एंजलिस। एक रात बाहर बारिश कहर ढा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। नीना इस तेज बारिश में अपने ऑफिस से घर को चली थी। वैसे तो हर रोज़ वो जल्दी ही घर पहुंच जाते थे, पर आज वो जानबूझकर ऑफिस से लेट निकली थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड निक्स को मिस कर रहे थे, जो पहली बार काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया था। उसने एक शॉर्टकट पकड़ा, पर अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खैर, इस बारिश में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने से बहुत दूर एक साया दिखाई दिया और उसे ये सोचकर चैन पड़ा
कि इस माहौल में वो अकेली नहीं है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो साया इतना दूर खड़ा होकर भी कब से उसे ही घूर रहा था। इतनी रात गए यूं किसी का घूरना, ये सोच कर ही नीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी और जब नज़र उठाकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, पर आज ये खाली घर भी उसे खल रहा था। शादी के बाद पहली बार निक्स शहर से इतनी दूर गया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देखा, जहाँ बेड की तरफ उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें निक्स उसके सिर को चूम रहा था। नीना फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उन दोनों की तस्वीर पर एक साया पड़ा। नीना जब सिर पोंछते हुए बाहर आई तभी उसके सामने वो तस्वीर जोर से गिरी और उस पर दरारें आ गई। उसने जल्दी से तस्वीर को उठाया और कोई हादसा समझकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। वो आईने के सामने आई और बाथरोब की डीप नेक से झांकते हुए उसे कुछ जख्म घूरने लगे जो उसके सीने पर उभर आए थे। साफ लग रहा था जैसे किसी ने जोर से खरोचा हो। नीना का ध्यान तभी उसके पीछे गया और दो लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। उन आंखों ने जैसे लावा टपक रहा था। नीना ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा, पर वहाँ साए साए करती हवा के अलावा और कुछ नहीं था। बस हवा से पर्दे उड़ रहे थे। नीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट और चम्मच घुमाते हुए नाश्ता किया और निक्स के कॉल का वेट करने लगी। पर जब काफ़ी देर तक कॉल नहीं आया तो वो उठकर बेड पर चली आई और वो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शायद वो किसी मीटिंग में भी हो सकता था। आधी रात गए उसका फ़ोन बजा और आदतन नीना बड़बड़ाई, निक्स फ़ोन उठाओ। पर निक्स तो वहाँ था ही नहीं। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठी और निक्स की साइड से फ़ोन उठाने लगी, पर उस तरफ कोई लेटा हुआ था। नीना नींद में भूल चुकी थी कि आज निक्स उसके साथ नहीं है, फिर उसके पास कौन लेटा है। नीना ने कॉल रिसीव किया। ये निक्स था जिसने प्यारी सी मुस्कान के साथ नीना को हेलो कहा, पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तो अटक पड़ी थी। वो तो इस ख्याल से सिहर उठे कि कोई उसके बगल में सो रहा है, वो भी तब जब वो अकेली है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़कर एक बार देख ले कि कौन सो रहा है। तभी निक्स बोला, नीना क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नीना के मुंह से मुश्किल से बोल फूटे, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ निक्स, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़। इस पर निक्स बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही नीना ने फ़ोन रखा और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और उसकी दाईं तरफ लगी ड्रेसिंग टेबल का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अभी उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। निक्स की जगह रजाई में कोई सोया हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रही थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नीना का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे चिल्लाना भी नहीं सूझा, और चिल्लाती तो भी कौन ही आता। उसने खुद को कड़ा किया और वापस से वैसी ही लेट गई और कसकर आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानते थे। मुझे छोड़ दो जेम्स, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नीना को अपने ऊपर अभी भी किसी का स्पर्श
महसूस हो रहा था और तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊँगा। नीना जल्दी से बिस्तर से उठी और डर कर कमरे से बाहर की तरफ भागी और रूम को लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले घर से भागने का तय किया। वो जल्दी से दौड़ी, पर उससे पहले घर का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया और गेट से लगी नीना को मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जिसके सिर से खून टपक रहा था। आंखें पूरी लाल थी और गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई। उसकी जीभ लपलपा रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर नीना के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे लगा कि उसे किसी ने जकड़ लिया है और उसके शरीर के साथ खेलने लगा है। तभी बाहर घंटी बजी, पर नीना हिल नहीं पा रहे थे। बाहर निक्स किसी अनहोनी की आशंका से डरा खड़ा था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने बैग को फेंका और खिड़की से अंदर झांका और अंदर का नज़ारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। नीना हवा में झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। निक्स खिड़की के ग्लास को ज़ोर ज़ोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। निक्स को अपनी मजबूरी पर गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वो एक बार फिर से नीना को एक शैतानी रूह से नहीं बचा पा रहा था। नीना अब बिल्कुल बेहोश सी लेटी हुई थी। उसकी आंखों की एक कोर से आंसू टपक गया और तभी ज़ोर से खिड़की का कांच टूटा और सारी क्रियाएं रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस काले साए को खींचकर उस कमरे के अंदर घुस गया और एक पल के लिए एकदम से शांति हो गई। और तभी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। निक्स टूटी खिड़की से अंदर आ चुका था और नीना को चुप करा रहा था। चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि दोनों की रूह तक कांप गई। और फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बाथरूम से टप टप की आवाज़ आ रहे थे, जैसे किसी ने नल का इस्तेमाल किया हो। दोनों डरते डरते अंदर गए और वहाँ का हाल देखा तो नीना ने निक्स को कसकर गले लगा लिया। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि निक्स और नीना ने आज से लगभग 1 साल पहले देखा था। वो हैलोवीन की रात थी। सारा शहर इस रात को मना रहा था और एक पार्टी इस शहर के बीच चल रहे थे। सब डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर चल रहे थे। नीना शांति से रेड वाइन का ग्लास लिए बैठी थी। वो चुपचाप बस वाइन पी रहे थे। उसने देखा कि निक्स के चेहरे पर खुशी थी इस पार्टी को देखकर और वो भी मुस्कुरा दी। वो बाथरूम के लिए उठी और जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने देखा कि वहाँ पर जेम्स और एक लड़की खड़ी थी। जेम्स उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा करता देख नीना का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जेम्स को उस लड़की से अलग कर ज़ोरदार चांटा उसके गाल पर रख दिया। वो लड़की सही हुई। तभी जेम्स ने एक टूटे नल को उठाया और नीना पर वार करता उससे पहले ही वो लड़की उसके सामने आ गई और नीना ने देखा कि उसके सर से खून की एक धारा फूट रही थी और देखते ही देखते उसका मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा। जेम्स भागने को हुआ, पर नीना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने उसी नल को उठाया और गुस्से में जेम्स के सिर पर दे मारा। जेम्स उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर नीना की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद फर्श सिर्फ खून से भरा पड़ा था जो जेम्स की मौत का गवाह था।
पुलिस आई, पर 2 लोगों की मौत देखकर सिर्फ यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से लड़े झगड़े और फिर इसी लड़ाई में एक दूसरे पर ही वार कर दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नीना का किसी को पता नहीं चला और मामला रफा दफा हो गया।